बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 12 के अंदर कैपेसिटर्स है। एक्चुअली यहाँ पे जो कैपेसिटर्स है इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया गया है और उसकी कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर जो है उसको डिस्कस किया गया है। तो इसी एफएससी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोशिश करेंगे हम इसको डिस्कस करें। इसकी ज़्यादा डिटेल स्टडी जो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। कैपेसिटर क्या है जी? सबसे पहले अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हम एफएससी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देखेंगे। कैपेसिटर्स की नॉर्मली जो डेफिनेशन कंसिडर की जाती है या लिखी जाती है या बोली जाती है वो है अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू स्टोर चार्ज। एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू स्टोर चार्ज। ये नॉर्मली कॉमन डेफिनेशन है इसकी है जिसको हम यूज करते हैं। एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। अगर इसको थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड करूं तो एक्चुअली जो कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरह से स्टोर करता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है दैट इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, स्टोर करता है। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उन सब के अंदर डिफरेंट पर्पजेज के लिए जो कैपेसिटर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर्स जो है उसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो शेप वाइज होती है जिसके मुताबिक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं और सिलेंड्रिकल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट शेप्स हैं, तो इन शेप की बिहाफ पे जो है वो इनको डिवाइड किया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। और दूसरी जो टाइप है वो उसकी कैपेसिटेंस के लिहाज से होती है। मतलब कहने का है कि अगर फिक्स कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स होती है, वेरिएबल कैपेसिटर जो है जिसकी कैपेसिटेंस चेंज हो रही होती है। अब ये कैपेसिटेंस क्या होती है ये हम लेटर ऑन देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी सर्किट अगर हम खोल के देखें छोटे से छोटा, तो उसके अंदर हमें कुछ इनमें से मिलते जुलते शेप्स के एलिमेंट्स नजर आएंगे। ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज होते हैं। इनमें से कॉमन जो आप लोग इनसे फेमिलियर हैं वो ये वाला कैपेसिटर होगा। नॉर्मली फैन के अंदर, पेडिस्टल फैन या जो सीलिंग फैन है उसके अंदर इस तरह का कैपेसिटर जो है वो यूज किया जाता है। या ये वाला कैपेसिटर होगा, ये भी अगर आप छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को देखें तो वहाँ पे जो है ये यूज हो रहे होते हैं। फिर इस तरह के कैपेसिटर्स एंड सो ऑन। ये कैपेसिटर्स उनके अंदर डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज किए जाते हैं जो कि हमारे एफएससी सिलेबस में नहीं है। तो हम सिर्फ ये डायग्राम जिसको मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये सारे जो है कैपेसिटर्स की एक तरह से शेप्स हैं और ये एक तरह से टाइप्स हैं कैपेसिटर्स की। फिर इसके बाद हमारे सिलेबस में जो कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है जिसमें ये आपको दो पैरेलल प्लेट्स नजर आ रही हैं। एक ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। ये इनका प्लेट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और इन प्लेट्स के दरमियान जो है वो एयर मीडियम है। और इन प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी है, प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। तो एक कनेक्शन बैटरी का अगर लेट से हम इसके साथ अटैच करते हैं तो इस प्लेट के साथ होता है, दूसरा कनेक्शन बैटरी का इस प्लेट के साथ होता है। और जो बैटरी का टर्मिनल जिस प्लेट के साथ अटैच होगा वहाँ पे वही वाला चार्ज जो है वो स्टोर होगा। अगर ये पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये नेगेटिव प्लेट के साथ है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि हमारे सिलेबस में है। अगेन पैरेलल प्लेट में दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। कहने का मकसद है कि ये जो प्लेट्स हैं ये कंडक्टर की हैं। ये कंडक्टर हैं, ये वाली प्लेट भी और ये वाली प्लेट भी। और इनके दरमियान जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है। जैसा कि इस केस में आपको मीडियम नज़र नहीं आ रहा, ये एयर मीडियम है एक्चुअली। तो ये इंसुलेटर, एयर इंसुलेटर होती है, तो इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो इनके दरमियान में होता है। फिर इसके बाद डाइलेक्ट्रिक को हम डिफाइन कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। वो जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है इन प्लेट्स के दरमियान उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक। एक चीज आप लोग जहन में रख लें कि ये जो कैपेसिटर्स के दरमियान कोई कनेक्शन प्लेट्स के दरमियान नहीं है, और इसी वजह से जो चार्ज है या जो करंट है वो यहाँ से
एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ फ्लो नहीं कर सकता। मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो प्लेट्स हैं ये ओपन स्विच के तौर पे काम करती हैं, और जो करंट है वो इस प्लेट से इस तरफ या इस प्लेट से इस तरफ नहीं फ्लो कर सकता, क्योंकि इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि इंसुलेटर है। फिर इसके बाद अगर हम इसके साथ एक बैटरी जो जिसका पोटेंशियल V है वो अटैच करें, तो इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। और वो जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना आप पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। अगर हम इसको इक्वालिटी में चेंज करें तो Q इज इक्वल टू सी वी बन जाएगा, और यहाँ से जो C है वो बन जाएगा Q ओवर V। और C जो है इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। C जो है दैट इज अ कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और अगर इसको यूनिट्स की फॉर्म में लिखा जाए तो इसके जो यूनिट्स हैं वो कूलम पर वोल्ट बन जाते हैं, क्योंकि चार्ज जो है वो न्यूमिनेटर में है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और पर वोल्ट तो कूलम पर वोल्ट जो है वो इसका यूनिट बन जाता है। और ये एक्चुअली कैपेसिटेंस होती है। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, एक तो ये कांस्टेंट है, दूसरा टेक्निकल टर्म में हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। हम इसको डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसके यूनिट की तरफ आते हैं। इसका जो यूनिट है वो फेरेड है। और फेरेड कैसे हम डिफाइन करते हैं, फेरेड की जो डेफिनेशन है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड फेरेड। 1 farad if charge of 1 coulomb given to the plate of a capacitor produces a potential difference of 1 volt between them। इसको आप इसी क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज आप प्रोवाइड करें और एज अ रिजल्ट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, वो 1 farad होगी। तो इस तरह करके 1 farad को डिफाइन किया जाता है। और कैपेसिटेंस जैसा कि मैंने बोला कि कैपेसिटेंस क्या है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। और यूनिट कैपेसिटेंस का क्या होता है, वो SI यूनिट जो है वो फेरेड है। और 1 farad किसकी इक्वल है, जैसा कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो 1 farad है दैट इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। 1 farad जो है वो 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है। फिर इसके बाद डिफरेंट यूनिट्स, इसके सब मल्टीपल यूनिट्स हैं जो कि एक्टिव प्रीफिक्सेस की फॉर्म में है। 1 नैनो फेरेड, नैनो 10⁻⁹ होता है। फिर इसी तरह पिको फेरेड है और माइक्रो फेरेड है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि कैपेसिटेंस के यूनिट्स हैं। तो यहाँ तक कैपेसिटर जो है हमने एक जर्नल एक तरह से इसको समझा है और इसको अंडरस्टैंड किया है, और इसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो हमने डिफाइन किए हैं कि कैपेसिटर क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। इसके बाद जो अगला एक तरह से हमारा टॉपिक है वो है जी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो हमने ड्राइव करना है। अब यहाँ पे जो मैंने कैपेसिटर कंसीडर किया उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक्चुअली एक प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एक अपर प्लेट है और एक लोअर प्लेट है, ये जो आपको नजर आ रही है। और इनके दरमियान ये जो ब्लू कलर में आपको एक लेयर लगी हुई नजर आ रही है, ये एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो इंसुलेटर होता है। और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हमने D से रिप्रेजेंट किया। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो हम ड्राइव करते हैं। सबसे पहले अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक ये प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, और दूसरी इसके लोअर ये प्लेट पड़ी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसके दरमियान में जो है वो एक इंसुलेटिंग मीडियम है जिसको हमने ब्लू कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है, ये इंसुलेटिंग मीडियम है। फिर इसके बाद हम कैपेसिटेंस के जर्नल फार्मूला की तरफ आते हैं। तो हमें पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये फार्मूला है जो कि कैपेसिटेंस को यहाँ से एक तरह से डिफाइन करता है। और हमें ये भी पता है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेन डायरेक्शन वही होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो हम जनरली कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो एनर्जी या जो चार्ज स्टोर होता है वो इस दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो है वो स्टोर होता है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी इक्वल होती है, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वही उससे ही मैग्नीट्यूड की फॉर्म जो है वो ड्राइव की गई है, E इज इक्वल टू V ओवर D।
वी का मतलब क्या है कि प्लेट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और डी का मतलब है कि इनके दरमियान जितनी सेपरेशन है। फिर इसके बाद गॉस लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, उसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या चीज होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करें तो वो किसकी इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर इसको वापस इसी में रिप्लेस करवा दें तो ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे रिप्लेस करवाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट बन गया। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया और इसको हमने इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह करके बनेगा, v ओवर डी एंड q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इसको हमने रीअरेंज कर लिया, v को इस तरफ आके हमने डिवाइड करवा दिया और ए एप्सिलॉन नॉट जो है वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो है वो एक फार्मूला बनेगा, और वो फार्मूला क्या होगा, वो एक्चुअली कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का फार्मूला होगा, q ओवर v इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। और अब यहाँ पे ये जो Q ओवर V है, आप जानते हैं ये Q ओवर V क्या चीज़ है, दैट इज एक्चुअली कैपेसिटेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। और अब ये कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। और ये वाला जो फार्मूला है, ये स्पेसिफिकली जो फार्मूला है ये है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला। क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये फार्मूला जो है वो पैरेलल प्लेट के लिए है। यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से हैं, सबसे पहले ए है जिसको बोला जाता है एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो इंसुलेटिंग मीडियम हमने इंसर्ट किया हुआ है उसकी परमिटिविटी है। और डी क्या चीज है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो इन्हीं तीन फैक्टर्स के ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो एक तरह से डिपेंड करती है, और ये फैक्टर्स हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर अगेन एरिया ऑफ द प्लेट्स है, दूसरा फैक्टर जो है वो एप्सिलॉन नॉट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और तीसरा जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। यहाँ पे अब ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो कैपेसिटेंस है इन फैक्टर्स पे किस तरह डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला जो फैक्टर एरिया ऑफ द प्लेट्स है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जितना आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते जाएंगे प्लेट्स का, तो जो आपके पास कैपेसिटेंस होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो बढ़ती जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट भी बताता है कि जब आप इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट करेंगे तो अगर उस इंसुलेटिंग मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ज़्यादा होगी तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती जाएगी। और डी क्या चीज़ होती है, डी जो है वो सेपरेशन है, कि प्लेट्स के दरमियान जितनी आप सेपरेशन ज़्यादा करेंगे तो एज अ रिजल्ट कैपेसिटेंस जो है वो रिड्यूस कर जाएगी। कैपेसिटेंस रिड्यूस करने का मतलब है कि चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है कैपेसिटर की वो रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरे लफ्जों में अब जो चार्ज होगा वो लेस स्टोर होगा। तो इस तरह करके ये एक्सप्रेशन था जो कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और अटैच है, और वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कि मीडियम का कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिखाई गई है। प्लेट से हमारे पास ये एक कैपेसिटर की प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और एक ये प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और इसके दरमियान जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम है। इसके दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो लेट से इस तरह करके जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम पड़ा हुआ है। अब अगर हम इन दोनों प्लेट्स के साथ वोल्ट मीटर लगाएं तो जो वोल्ट मीटर होगा वो हमें एक पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और अगर चार्ज को हम कांस्टेंट रख लें, यहाँ से अगर आप देख लें कि हम अगर Q को कांस्टेंट कर दें, तो Q को कांस्टेंट करने से हमारे पास ये जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये बन जाएगा कि जो कैपेसिटेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। अगर इसको हम कांस्टेंट कर दें, चार्ज Q को अगर लेट से मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ, तो जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और यही यहाँ पे शो करता है कि जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको करें
और आप एक इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट करें बिटवीन द प्लेट्स, तो जो वोल्ट मीटर है उसके ऊपर जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट इसका मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गई। और अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई तो उस मीडियम का जो फैक्टर है वो रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। और जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई है। और अब कैपेसिटेंस के सबस्क्रिप्ट में भी हम कैपेसिटेंस फॉर द मीडियम लिख देंगे। बाकी फैक्टर्स जो हैं वो एज इट इज रहे। एक नया फैक्टर जो यहाँ पे एक तरह से मल्टीप्लाई हुआ है वो कौन से वाला फैक्टर है, वो कैपेसिटेंस रिलेटिव परमिटिविटी है। और अब अगर यहाँ से इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये रेशो बन जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम। कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम का मतलब है कि जब इन प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो एयर था, तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होगी वो सी फॉर वैक्यूम बन जाएगी। और अगर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होगी वो सी फॉर मीडियम बन जाएगी। तो इस तरह करके हमने यहाँ पे ये अंडरस्टैंड किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और दूसरा कि इंसुलेटिंग मीडियम जो होता है उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर।